Good morning, beta. Already we have done 4 topics of this chapter, that is IR spectroscopy. First one is the vibrations, second is the principle, and third is the Hooke's law and factors affecting the vibrational frequency on the basis of Hooke's law. And next one is the beta selection rule. ठीक है. सो सिलेक्शन रूल में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे या आईआर स्पेक्ट्रा देंगे और कौन से नहीं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि देयर इज़ अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, सो डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है ना डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, जैसे H2 है, ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर. H2 इज नॉन पोलर. ठीक है, अब अगर हम बात करें HCl की, HF की, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, या अमोनिया की, ठीक, तो ये क्या हो गई हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है कि जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है जिस मॉलिक्यूल में, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास. ठीक है, या कोई और एटम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वी कैन से कि ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स पॉजिटिव. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल. लेकिन अगर हम इसको पोलर तो बोलते हैं, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, 0. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट 0 क्यों हुई इसकी, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो हमारे पास बेटा कंडीशन क्या है कि देयर इज ए चेंज इन डाइपोल मोमेंट. और दूसरा क्या है हमारे पास कि फॉर आईआर स्पेक्ट्रम द रूल इज दैट ओनली दोज वाइब्रेशंस आर इफेक्टिव इन कॉजिंग एब्जॉर्प्शन विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. सो दोज वाइब्रेशंस आर इफेक्टिव विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. सो सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि द वाइब्रेशंस विच आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, उनको हम बोलते हैं सेंट्रोसिमेट्रिक. तो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए. ओके, सो अब देखो जैसे हमारे पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, मैंने आपको करवाया था ना ये वाइब्रेशंस में कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होती है हमारे पास, वन इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सेकंड वन इज एसिमेट्रिक. तो इसमें क्या है, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है बेटा वो क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक. ठीक है, सो इसका मतलब जो सेंट्रोसिमेट्रिक होंगी वो तो इफेक्टिव नहीं होंगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में. क्लियर, क्योंकि हमने इसके सिलेक्शन रूल में क्या किया कंडीशन कि वो वाली वाइब्रेशंस इफेक्टिव होंगी जो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं हैं. क्लियर, सो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक. सो इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है, उसका आईआर स्पेक्ट्रा नहीं आएगा. ओके, लेकिन जो एसिमेट्रिक है वो क्या है, इट इज नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक, सो इट विल गिव राइज टू बैंड इन द आईआर रीजन. ठीक है, सो ऐसे हम देखते हैं कि जो जो मॉलिक्यूल्स की सेंट्रोसिमेट्रिक होंगी वो आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देगा, और जिसमें सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होगी वो आईआर स्पेक्ट्रा देगा. ठीक है, जैसे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H, ये है C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H एंड N सिंगल बॉन्ड H. ठीक है, ये क्या है, इनकी सारी वाइब्रेशंस क्या होती हैं, दे आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक, दे गिव राइज टू बैंड इन द आईआर स्पेक्ट्रा. क्लियर, सो बेटा ये था हमारे पास सिलेक्शन रूल. तो इसमें यही 2 पॉइंट्स करने हैं हमने. सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स. ठीक है, सो इसमें आपने क्या करना है, पोजीशन अलग है, इंटेंसिटी अलग है. पोजीशन का मतलब कि जो हमने स्पेक्ट्रा की मैंने आपको रेंज करवाई थी 2.5 to 15 माइक्रोमीटर, तो उसको हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन में, एक फिंगरप्रिंट रीजन में. ठीक है, तो अब देखो, तो फंक्शनल ग्रुप में बेटा हमारे पास क्या आता है कि फंक्शनल ग्रुप में हम कहते हैं कि 2.5, जैसे मैंने आपको रेंज करवाई थी वो करवाई थी 2.5 to 15 माइक्रोमीटर. याद है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने की थी ना ये रेंज की, नॉर्मल रेंज इसकी इतनी है. 2.5 से बिलो वो क्या होगा, नियर आईआर, एंड 15 से अबव क्या आएगा हमारे पास,
फॉर IR। ओके, सो अब देखो 2.5 to 15 क्लियर। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्लियर, एक फंक्शनल ग्रुप में, दूसरा फिंगरप्रिंट में। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या है 2.5 to 8 माइक्रोमीटर और वी कैन से 4000 to 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। जितनी भी आपको बेटा पीक्स दी होंगी ना, या जो भी वैल्यू दी होगी वो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दी होगी, ठीक है। सो आप ये वाली वैल्यू लर्न करो कि 4000 to 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास सपोज 3600 के अराउंड कोई पीक आ रही है, तो बेटा ये आपने ना सारी पीक्स को लर्न करना है। ये मैं आपको वैल्यूज अलग से लिखवाऊंगी कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। 600 के अराउंड अगर हमारे पास पीक आ रही है, ये समटाइम्स ये रेंज होती है, जैसे 3400 to 3600, ठीक है, तो वो हमारे पास OH ग्रुप की पीक है, क्लियर, कि अगर उसके बीच में कोई पीक आ रही है तो हम बोलते हैं कि OH ग्रुप इज प्रेजेंट। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन, ठीक है। अब आ गया फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट क्या है, लेस देन 1250, तो 1250 से छोटा जो पीक्स होंगी 1250 के नीचे नीचे बिलो 1250 सेंटीमीटर इनवर्स जितनी भी पीक्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, फिंगरप्रिंट। तो अब फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है, जैसे सपोज हमने but2in बना लिया फार्मूला, ठीक है, तो कोई न्यूमेरिकल में हमारे पास जैसे जितनी भी पीक्स दी हुई थी उससे हमने ये डिसाइड कर लिया कि मॉलिक्यूल का फार्मूला कौन सा आ रहा है, but2in। बट but2in को बेटा आप सिस फॉर्म में भी लिख सकते हो और ट्रांस फॉर्म में भी। अब ये सिस है या ट्रांस, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में 1250 से नीचे कोई पीक दी हुई है तो इसका मतलब या तो उसकी सिस या ट्रांसफॉर्म बनेगी और फिर उसकी ऑर्थो, मेटा या पैरा बनेगी। मतलब अगर हमारे पास फॉर्मूला C6 से ज़्यादा है, मतलब 6 कार्बन एटम से ज़्यादा दिया हुआ है, C7 या C8 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो उसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा होंगे। तो उनमें से हम डिसाइड करेंगे कि वो डिपेंड करेगा पीक्स के ऊपर। ऑर्थो की अलग होती है, मेटा की अलग, पैरा की अलग, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि वेदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्केन है या एल्काइन है। यो जितना भी मतलब हम किसी पिक्चर को या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिंगरप्रिंट में सिर्फ सिस, ट्रांस या फिर ऑर्थो, मेटा और पैरा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। सो जो बेटा इंटेंसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर 1 डाइपोल मोमेंट के ऊपर, सेकंड कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है कि अगर डाइपोल मोमेंट में जितना ज़्यादा चेंज आएगा और वी कैन से जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी और उसको हम बोलेंगे ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि कंसंट्रेशन मतलब कि कितना, मतलब सोल्यूट की अमाउंट कितनी है हमारे पास, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड आल्सो इंक्रीजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के डायरेक्टली हो गया, ठीक है। तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट कि जितना चेंज आएगा डाइपोल मोमेंट में ज़्यादा, उतनी जो इंटेंसिटी है ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जितनी, तो उसको हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। सो ये था हमारे पास सिलेक्शन रूल, पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको 3 में हमने डिवाइड किया हुआ है। 1 इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड वन इज द वाइब्रेशनल कपलिंग, ठीक है। एक तो बेटा आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टर्स बताओ, ठीक है। और दूसरा ये जो वाइब्रेशनल कपलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको नोट्स भी दूंगी कि वाइब्रेशनल कपलिंग के सिर्फ, क्लियर। सो अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसमें हमने 2 इफेक्ट रीड करने हैं। 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक होता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जैसे एल्काइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ग्रुप,
ठीक है। तो ये क्या कॉज करेगा, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट से होगा क्या बेटा, जब प्लस आई इफेक्ट किसी में ऑपरेट होगा तो उसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे सपोज करो हमारे पास कौन सा बॉन्ड है कि हम बात कर रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लग गई तो ये क्या है, ग्रुप एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी हमने कोई आर ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन गया, कीटोन। मतलब सिंपल अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप ने क्या किया कि बॉन्ड लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज। तो अब आपको पता है कि अगर लेंथ इंक्रीज हो गई इसका मतलब बॉन्ड क्या हो गया, वीक, ठीक है। तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, जो हमने पहले किया था हुक्स लॉ में, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया, कम। तो फोर्स कांस्टेंट बेटा डिक्रीज होने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू दैट आल्सो डिक्रीजेस, क्लियर। सो क्योंकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर k बाय u, ठीक है। सो फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सो अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो दैट मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें है हमारे पास, जैसे ये हमने ले लिया HHC डबल बॉन्ड O। तो इस केस में क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, दोनों हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप, थर्ड में क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने से इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट वो क्या हो गया, इंक्रीज। सो देखो फर्स्ट केस में जो कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी है उसका बैंड कितने में आना चाहिए, 1750, लेकिन ये वेरी करता है बेटा। ऐसा नहीं है कि 1750 मतलब 1750, तो उस पर अलग अलग फैक्टर्स काउंट होंगे। जैसे हमने इसमें काउंट किया इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई लगने से ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो गई। हमने अभी बोला ना कि फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कितनी हो गई, 1750। इसमें एक एल्काइल आया तो इसमें और डिक्रीज हो गई 1745। इसमें 2 एल्काइल आने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो ये आपने सारा एक्सप्लेन करना है बेटा, ओके। और ऑपोजिट रिवर्स बिहेवियर किस केस में आएगा, हमने ये क्या किया, प्लस आई इफेक्ट। और अगर यहाँ पे माइनस आई ऑपरेट हो जाए तो माइनस आई का क्या होगा, ऑपोजिट इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज, तो माइनस आई क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है जो वो इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली के की वैल्यू है जो दैट इज फोर्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे हमारे पास माइनस आई के एग्जांपल है, हमने कहाँ से शुरू किया, एसीटोन से। तो एसीटोन में देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स, तो ये प्लस आई इफेक्ट लगेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास कि अल्फा हाइड्रोजन पे क्या लग गया, क्लोरीन ग्रुप। तो क्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन लग गई, तो 2 क्लोरीन ने माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो किया। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1750, 1725 एंड 1740, ठीक है। सो ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा सेकंड टाइप कौन सी है हमारे पास, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस किसमें होती है, देखो ये आप लोअर क्लासेस से ही पढ़ रहे हो, +1 +2 से, कि रेजोनेंस किसमें होती है, जिसमें कंजुगेशन हो। अब कई स्टूडेंट्स को कंजुगेशन ही नहीं पता होता कि कंजुगेटेड बॉन्ड किनको बोलते हैं, है ना। तो कंजुगेटेड कौन से होते हैं बेटा, कि 2 डबल बॉन्ड्स, इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कंजुगेटेड सिस्टम बन गया हमारे पास, ऐसे कि 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे जैसे ब्यूटा 1,3 डाइईन, क्लियर। तो ब्यूट 1,3 डाइईन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा, अगर कॉन्जुगेशन है
तो उसमें रेजोनेंस हो सकती है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। और अगर रेजोनेंस शो होगी कॉन्जुगेशन की वजह से तो इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो गई इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज, तो के की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, और न्यू मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, ठीक है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल कि एसीटोन और मिथाइल विनाइल कीटोन। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, एसीटोन में हमारे पास सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O ही है, लेकिन इस केस में हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक C डबल बॉन्ड A ये है और एक सिंगल फिर डबल। ये देखो मैंने आपको क्या बताया कि डबल सिंगल डबल ऐसे होना चाहिए कि 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल फिर डबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। सो आपने रेजोनेंस शो करके नहीं दिखानी, आपने सिर्फ ये दिखाना है कि इसमें रेजोनेंस हो सकती है, सिर्फ ऐसा लिखना है आपने, क्लियर। सो रेजोनेंस की वजह से हमने क्या कहा है कि वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो देखो एसीटोन में वैल्यू कितनी थी, 1715, लेकिन इन केस ऑफ मिथाइल विनाइल कीटोन ड्यू टू रेजोनेंस वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। कितनी वैल्यू हो गई, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो जैसे सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिसमें रेजोनेंस भी हो रही है और इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखो रिवाइज करते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई में हमने क्या बोला है कि न्यू की वैल्यू जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज। माइनस आई में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज। रेजोनेंस में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब प्लस आई और रेजोनेंस दोनों सेम इफेक्ट शो करते हैं, मतलब प्लस आई उसने भी डिक्रीज करनी है और रेजोनेंस उसने भी डिक्रीज करनी है, लेकिन जो माइनस आई है वो क्या करता है, इंक्रीज। अब देखो एग्जाम्पल है एसिटोफिनोल। तो एसिटोफिनोल को हम कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो इस केस में क्या है, ये देखो ये डबल सिंगल डबल, ये एक तो कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। सो डबल सिंगल डबल, क्लियर। तो कंजुगेशन के कारण ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस हमें पता है कि रेजोनेंस के कारण वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। किसकी वैल्यू, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की, न्यू की वैल्यू, क्लियर। और यहाँ पे क्या ऑपरेट हो रहा है, ये जो C6H5 ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप, ये क्या करता है हमारे पास, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज। अब देखो दो इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में लग रहे हैं, एक माइनस आई इफेक्ट, दूसरा कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। सो माइनस आई इंक्रीज करता है, रेजोनेंस डिक्रीज करता है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये डिफरेंस होता है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होता है, क्लियर। सो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ओवर माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। सो रेजोनेंस ने क्या किया, वैल्यू को डिक्रीज। सो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू है जो वो डिक्रीज हो जाएगी, और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। सो ओवरऑल देयर इज अ डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये वाली एग्जांपल है ना, इसका अलग से एक क्वेश्चन बना हुआ आता है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी क्या आएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसमें क्या आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो उसकी वजह से वेव नंबर भी वेव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनको एज इट इज आपने लर्न करना है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेटर इज द डाउनवर्ड शिफ्ट। तो यही बोला है हमने कि हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेटा दो टाइप्स की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, जैसे HF HF HF। HF एक अलग मॉलिक्यूल है, दूसरा HF अलग मॉलिक्यूल है, तीसरा है, लेकिन है तो सेम टाइप के। तो HF HF HF, वाटर वाटर वाटर, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इंट्रा होती है जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल।
तो ये इसको आप बना के देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में जो मतलब कोई और मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो की ऑक्सीजन और फिनॉल जो OH है उसकी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड होती हैं, ठीक है। सो इसलिए उसमें भी क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपने लर्न करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंटर है that give rise to broad band while intra give sharp and well defined bands, ठीक है। थर्ड है बेटा हमारे पास जो इंटेंसिटी, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था कि पोजीशन एंड इंटेंसिटी में कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की इंक्रीज होने से हमने पढ़ा है वहाँ पे कि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब जब हम बोलते हैं कि हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब किसी में पानी डाल दिया, तो डाइल्यूशन के कारण क्या होता है बेटा कि वाटर डालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन कम होने से क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी भी कम, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंड डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ठीक है। क्योंकि डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज मतलब डाइल्यूट अगर हम करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, सो अल्टीमेटली इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब है हमारे पास कि फोर्थ पॉइंट है डाउनवर्ड शिफ्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ इंटर देन इन इंट्रा। सो इंटर के केस में ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास फर्स्ट दी हुई है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। जैसे अल्कोहल्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वाले रीजन में बताया था ना कि याद है पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड में हमने किया था कि जो पोजीशन है उसमें फंक्शनल ग्रुप किया है कि फंक्शनल ग्रुप जैसे 3600 के अराउंड पीक आ रही, फ्री अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो जो फ्री अल्कोहलिक ग्रुप होगा बेटा वो क्या शो करेगा, अपनी पीक 3600 के अराउंड, ठीक है। लेकिन अगर हम OH ग्रुप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो उसके बेस पे उसकी पीक क्या हो जाएगी, कम। तो कितनी हो जाती है, 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि जो एसिड्स होते हैं वो डाइमर बनते हैं, और डाइमर क्यों होते हैं, क्योंकि वो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो ये दो एसिड मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, डाइमर। तो इसमें क्या है कि दो पीक्स आएंगी, एक तो OH ग्रुप की आएगी और एक कार्बोनाइल ग्रुप की आएगी, ठीक है। तो कार्बोनाइल की अभी पढ़ी है ना हमने इंडक्टिव इफेक्ट में, तो कितनी आनी चाहिए हमारे पास कार्बोनाइल की, 1750, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पीक कितनी थी, 1750। लेकिन एसिड्स के केस में डाइमर बनने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसलिए 1700 हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, कम, ठीक है। दूसरा OH बॉन्ड आएगा, तो OH की पीक कितनी होती है यहाँ पे हमारे पास डाइमर के कारण 3000 to 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो ये बेटा प्रैक्टिस के साथ ना आपको वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो वैसे वैसे आपको अपने आप ही वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी, ठीक है। सो थर्ड है हमारे पास बेटा एमाइंस, एग्जाम्पल एमाइंस की। तो एमाइंस के केस में क्या है कि अगर फ्री NH बॉन्ड देखें तो उसकी पीक कितनी आनी चाहिए, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 3500 से कितनी हो जाती है, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो ये था हमारे पास सेकेंड फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड है बेटा वाइब्रेशनल कपलिंग। जैसे हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड CH बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करें कि चलो C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड है जो, उसकी जो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या हम सोचते हैं कि CH2 में क्या हो गया कि देयर आर 2 CH बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आनी चाहिए, लेकिन जो ये वैल्यूज़ होंगी ना बेटा ये इंडिपेंडेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड CH बॉन्ड, मतलब इनकी वैल्यू जो इनके साथ मैच नहीं करेंगी। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइसोलेटेड CH बॉन्ड की वैल्यू होनी चाहिए तो वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू CH2 में। CH3 में जैसे 3 CH बॉन्ड हैं लेकिन इनकी वैल्यू डिफर करेगी, ठीक है। अगर हम सिंगल NH बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड की बात करें, जैसे N सिंगल बॉन्ड H की बात करें, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू इन NH2, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं इसमें कि आइसोलेटेड जो CH बॉन्ड है इट हैज़ ओनली वन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। लेकिन अगर हम CH2 की बात करते हैं तो इट हैज़ 2 CH बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग अ कॉमन कार्बन एटम। ये कॉमन है ना कि यहाँ ये भी H के साथ लगी हुई है, ये भी H के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कॉमन कार्बन एटम, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू आइसोलेटेड CH बॉन्ड्स, ठीक है। इनकी वैल्यू डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? बिकॉज stretching vibrations of 2 CH bonds in CH2 interact with each other। जो इनकी वाइब्रेशंस होंगी वो आपस में इंटरेक्शंस शो करेंगी। कौन सी इंटरेक्शंस, ये हमने पढ़ी हुई हैं, एक सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगी वो कपल्ड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कपलिंग शो करेगी। सो ये क्या है, देयर इज अ मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ द बॉन्ड्स। देयर इज अ मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ द बॉन्ड्स। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं बेटा, एक तो सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक। तो उनमें कपलिंग की वजह से हमारे पास क्या आ जाती है, वाइब्रेशनल कपलिंग, ठीक है। सो इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगी कि ये आपने कैसे लिखना है, क्लियर। तो ये इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, कि जैसे मैंने इतनी एग्जांपल्स तो लिखी हुई हैं, CH2 CH3 NH2 NO2, ठीक है। तो और भी हैं हमारे पास, ठीक है। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये था हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।